गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो जैसा कि आप जानते हैं, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो मुख्य पृष्ठ होता है, मुख्य भाग होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करिए कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए, उसके बाद आप सही समय पे वीडियो देख पाएँ। तो आप लोगों के कम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सो मच, जो आप कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो आजकल बता दें, नागर एकेडमी, नीतीश, संगीता जी, रूपम कुमारी और ऐसे कई लोग हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं देने गए हैं आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। आज का जो विषय है, जो कंटेंट है, वो है पूरा किया जाए कश्मीर का अधूरा एजेंडा। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जो अभी भी कुछ चीज़ें अधूरी रह चुकी हैं कश्मीर के अंदर और जो बहुत ही बड़ी मुश्किलें खड़ा कर रही हैं। कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में, जो यूटी बना दिया गया है, उसके डेवलपमेंट में तमाम तरह की समस्याएं अभी भी हैं और किन कारणों की वजह से, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। इसे लिखा दोस्तों दिव्य कुमार सूती जी ने। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 370 और धारा 35A को ख़त्म करने। पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जो आर्टिकल 370 है, जो एब्रोगेट किया गया था, इस वजह से दोस्तों एक जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था और वहाँ के लोग, हम लोग स्पेशल स्टेट समझते थे, पर कश्मीर के लोग अपने आप को एक देश समझते थे, जो कह सकते हैं सेपरिस्ट विचारधारा के थे, जो अलगाववादी मानसिकता के लोग थे, वो ऐसा मानते थे। और दूसरी बात है दोस्तों, 35A क्या है, जिसे साथ में ख़त्म किया गया, पर इसके बारे में विचार विमर्श कम हुआ, कुछ लोग जानते भी नहीं। तो दोस्तों 35A जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा आर्टिकल था, या कह सकते हैं एक ऐसा कानून बन गया था, जहाँ पर जो माइनॉरिटी है या फिर कहें कुछ स्पेशल जो कास्ट हैं, उनको वरीयता बहुत ही न के बराबर देना। जो लोग नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, उनके बच्चे वगैरह ज़िंदगी भर नालियाँ ही साफ़ करेंगे, उन्हें अस्थायी रूप से कभी वहाँ पे नागरिक नहीं माना जाएगा, नहीं निवास किया जाएगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, वहाँ पे चुनाव निकाय में भाग नहीं ले सकते हैं, पर कुछ चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो मतलब वो भारत जैसे देश के तो नागरिक हैं, पर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। और ये उपेक्षा के शिकार पिछले 70-80 साल से बने हुए थे और तमाम तरह की, जिसे आप वाल्मीकि समाज भी कहते हैं, तमाम तरह की उपेक्षा का शिकार होने के बाद उनका जिस प्रकार से शोषण हो रहा था, लोग तमाम तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो बता भी रहे थे, पर किसी के कान में जूं तक नहीं गई। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों को अस्तित्व में आए हुए 1 साल होने वाला है। आपको बता दें, जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी हो गया है, यूनियन टेरिटरी है जो, और लद्दाख भी यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी। इसे अब केंद्र के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं, जो फारूक अब्दुल्ला जी हैं, जो उमर अब्दुल्ला हैं, ये लोग तमाम तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी मांगे नहीं रुकेंगी। हम भारत सरकार के खिलाफ ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे और मैं तब तक किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस अवधि में वहाँ पिछले 70 वर्षों से जारी मूल अधिकारों की हनन और भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई सार्थक और सराहनीय कदम उठाए। जैसे 1947 में पाकिस्तान से भाग कर आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को अब जाकर मूल निवासी का दर्जा और नागरिकता देना संभव हुआ है। तो मैं भी बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपेक्षा के शिकार बने हुए पिछले 70-80 साल से बने हुए थे, पर वो समस्याएं दोस्तों ख़त्म हो चुकी हैं जब से आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया गया है, उनका उन्मूलन किया गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35A के चलते पाक से आए करीब 1.5 लाख हिंदू एवं सिख शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिल सकी। इसके चलते वे मतदान से लेकर सरकारी नौकरी पाने तक के हर अधिकार से वंचित थे। तभी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये काला कानून था, ठीक है। जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, जब एक नया राष्ट्र बनाया गया पाकिस्तान, तो सीधा सीधा वहाँ पर लिखा गया था कि यदि कोई मुसलमान
भारत में रहना चाहते तो भारत में रह सकता है, और पाकिस्तान के समक्ष यही कहा गया, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहना चाहता है तो रह सकता है। पर दोस्तों जब बाद में वहाँ पे तमाम तरह के, आपने कोई फिल्म देखी होगी गदर वगैरह में, जो मैं नहीं कहता हूँ कि सारी चीज़ें वास्तविक हैं, पर कल्पना के माध्यम से उस समय उस दौर में जो घटनाएं हुई थी, ठीक है, जिस तरह से नरसंहार हुआ था, ये एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का किए थे, वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना पीड़ा उठाया हमारे देश ने, मतलब जैसे ही हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, हम अपने में ही कटने मरने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही कभी कभार दुखी कर देती हैं, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ जब रिलीजन की बात आती है ना दोस्तों, तो इंसान भूल जाता है अपने रिलीजन को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में दूसरे को मौत के घाट उतार देता है, दूसरे के ऊपर तक कई तरह के प्रहार भी करने लगता है, चाहे उस शब्दों के माध्यम से हो, चाहे हाथों के माध्यम से। पर इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए, जो जहाँ खुश है रहने दो, ठीक है। एक दूसरा बड़ा कदम सरकार द्वारा डोमिसाइल या मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बनाए गए अर्हता के नए नियम भी हैं। नए मानकों के तहत अब जम्मू कश्मीर में 15 वर्षों तक निवास करने वाले या फिर 7 वर्षों तक वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले तक कक्षा 10 या 12 की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राएं अब मूल निवासी मान जाएंगे। तो देख सकते हैं डोमिसाइल के संदर्भ में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पहले जानते हैं, आपको हंसी आएगी, पाकिस्तान जैसे देश से यदि वहाँ की कश्मीर की कोई लड़की शादी करती है तो जो कश्मीर का युवक है वो वहाँ का सिटीज़न हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। पर दोस्तों यही संदर्भ में अगर मैं बताऊँ आपको भारत के संदर्भ में, तो भारत सरकार तो जो नागरिकता दिया है बंदे को रहेगा ही, पर वो जो महिला है उसकी नागरिकता हमेशा के लिए छीन जाएगी। और यहाँ तक तो छोड़िए, आप स्टेट के बाहर नहीं कर सकते हैं ठीक है। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार या उसके उपक्रमों में काम कर चुके कर्मचारियों के बच्चे भी मूल निवासियों की श्रेणी में आएंगे। नए नियमों के तहत पिछले 1 महीने में 3.5 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया द्वारा डोमिसाइल दिया गया है। इससे पहले स्थिति यह थी कि जो लोग 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर के नागरिक या अस्थायी निवासी थे उन्हें और उनकी संतानों को ही डोमिसाइल मिल सकता था। आज आपको बता दें, ही कारण था कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और उन्हें उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा था, पूरा लाभ मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो पहले से वहाँ के डोमिसाइल एक्ट के पहले ही श्रेणी में आते थे। और कुछ लोग क्या दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है, और वो लोग उपेक्षा के शिकार बने हुए थे पिछले कई 100 सालों से, इसलिए उन्हें हर चीज़ों से वहाँ पे वंचित रखा जाता था। एक शरणार्थी के रूप में वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे पिछले 70-80 साल से। शेष भारत के नागरिक चाहे कितने ही समय राज्य में रहें, उन्हें न तो मूल निवासी का दर्जा मिल सकता था, न ही संपत्ति खरीदने का अधिकार। मैं आपको बता दूं, जब आप इस विषय को पढ़ रहे हैं, लेख को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप हमेशा के लिए राइट डाउन कर सकते हैं। जब कभी भी आपके फ्रेंड सर्किल या लेखन शैली में कभी प्रायोरिटी मिले तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और आप जानते हैं, जब आप यहाँ पे पढ़ा करिए तो एक डिस्कशन करिए, फ़ोन पे ही फ़ोन करके किसी से डिस्कशन करिए, तब आपकी जो एक नई आइडियोलॉजी है वो बन के आएगी। एक जो फ्लुएंट होता है धारा प्रवाह हिंदी बोलने का, शुद्ध हिंदी, वो आप बोलेंगे। कैसे? जब आप कम्युनिकेशन करेंगे। पर ऐसे व्यक्ति से करिएगा सामने वाला भी उस तरह का हो। वही है ना कि जब अखाड़े में यदि आप लड़ें पहलवानी के लिए, तो सामने वाला भी बंदा आपके जोड़ी पाली का हो, अन्यथा चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। कश्मीर में कट्टरपंथ और अलगाववाद को हवा इसलिए भी मिली क्योंकि वहाँ के लोगों का भारत के अन्य भागों और धर्मों के लोगों से न के बराबर संपर्क रहा। 1990 के दशक में कट्टरपंथियों द्वारा कश्मीरी पंडितों और सिखों को भागा दिए जाने के बाद होश संभालने वाले अधिकांश कश्मीरी बच्चों को दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों से वास्ता रखने की कोई आदत ही नहीं रह गई। इसी कारण बुरहान वानी और रियाज नाइकू जैसे आतंकियों की नई पीढ़ी आज़ादी नहीं बल्कि बगदादी के इस्लामिक स्टेट जैसा कुछ बनाना चाहती थी। अब आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर के उन लोगों की मानसिकता क्या होगी जो बुरहान वानी जैसे मौका परस्त आतंकवादी खुद वो हैं। उन जैसे लोगों के जब जो शव यात्रा होती है, मरने के बाद दोस्तों लगभग लाखों की भीड़ उमड़ी थी। आखिर कौन हैं वो लोग जो भारत की बर्बादी चाहते हैं? कौन हैं वो लोग जो मासूम बच्चे, औरतों,
को गोलियों से भूनने की विचारधारा मानसिकता रखते हैं, और ये सब हो रहा है भारत जैसे देश के अंदर। तो सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता किसे होनी चाहिए बचाने की? हमारा देश सबसे ज़्यादा असुरक्षित, इनसिक्योर हमारे लोगों के द्वारा है यार। यदि आप परिवार में, यदि आपका परिवार इंटीग्रेट नहीं है, एकीकरण नहीं है, यूनिटी नहीं है उनके अंदर, तो आप दूसरे से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, और आज भी वो स्थिति तनावपूर्ण इसलिए बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि अरे कहाँ ख़त्म हो गया जम्मू कश्मीर से आतंकवाद। तो बता दें भैया, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद इसलिए भी ख़त्म नहीं हुआ है। आए दिन हमारे देश के जवानों के ऊपर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं, हथगोले मारे जा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है, अभी वो सब पकड़े कहाँ गए हैं? अभी उनकी तो जांच पड़ताल चल रही है, सर्विलांस पे रखा गया है। तो दोस्तों ये 10, 20, 50 की संख्या में नहीं, ये लाखों की संख्या में हो सकते हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से हमारे शत्रु देशों के इशारे पर भारत को के विनाश के बारे में सोचते रहते हैं, बस भारत जैसे देश को अस्थिर करने के मंसूबे रखते हैं। तो समय तो लगेगा। संपत्ति में मालिकाना हक न मिल पाने के चलते दूसरे प्रदेशों के व्यापारी राज्य में निवेश नहीं करना चाहते थे। कश्मीर के अधिकांश नेताओं ने भी भारत विरोधी प्रदर्शन भड़काकर दिल्ली से हजारों करोड़ के आर्थिक पैकेज की उगाही का धंधा बना लिया था, जिसे घाटी में बैठा राजनीतिक प्रशासन को अलगाववादी तंत्र मिल बांट कर खा लिया करता था। अनुच्छेद 370 पूर्ण राज्य के दर्जे की समाप्ति ने फिलहाल इस राजनीति को खत्म कर दिया। तो जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लूट माट चल रही थी, ठीक है, जो प्रिविलेज दिया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्पेशल स्टेट को कि हाँ यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दो पैसे दो, बाद में क्या होता था, बंदरबाट की राजनीति होती थी, खवाई होती थी। आज यही कारण कि दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर यदि टूरिस्ट प्लेसेस को हटा दें तो वहाँ पे कुछ बचा हुआ नहीं है, ना आपको कंपनी मिलेंगी, जो भी होगा बस कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई माटी फेंक रहा, कोई घर निर्माण कर रहा, यही सब चीज़ें। क्यों उपेक्षा का शिकार बना रहा पिछले 70 साल से? क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो नेता गण वो कभी चाहे ही नहीं, ठीक है। ऐसी तमाम तरह की टेक्निकल कंपनी भी आप लगा सकते हैं। चलिए मानता हूँ जम्मू कश्मीर बहुत ही प्यारा है, वहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, पर आप टेक्निकली तो उस पर तमाम तरह के कंपनी सेटअप कर सकते हैं। ऐसी तमाम तरह की ज़मीनें जम्मू कश्मीर में पड़ी हुई, पर नहीं, हम स्पॉन्सर करेंगे आतंकवादियों को, क्योंकि और कोई काम नहीं है जिसके घर में ना, तो उसके परिवार के जो बच्चे हैं वो यही सब काम करते हैं। कोई बंदूक चलाएगा, कोई पान पराग खा के थोड़ा सा पिला खिला दो किसी के लिए लड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो खाली बैठे हैं। जब इंसान खाली बैठता है ना, तब तमाम तरह की उल्टी फुल्टी हरकतें करता है। इसीलिए दोस्तों जब आप खाली बैठें, कभी भी आप वीडियोस देखें, उसका पूरा यूटिलाइज़ करिए ना, पूरे डेटा का, या फिर किताबें पढ़ें। सही सच्ची मानिए, जिस दिन अगर आप 2-2, 3 घंटे किसी विषय पर किताब पढ़ने लगें, 4 दिन 5 दिन में ये एहसास नहीं होगा, 1 हफ्ते के बाद जो आपके अंदर एक विचारधारा डेवलपमेंट होगी ना, आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलने से पहले कुछ सोचेंगे नहीं, पर जो आप बोलेंगे ना, माई का लाल कोई काट नहीं पाएगा। इसीलिए आप कहीं भी अकेले रहें, मन ना लगे तो मोबाइल में लेके चलें, फिल्म देखें, किताबें पढ़ना स्टार्ट करिए, संविधान की पढ़िए, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़िए जो समाज और भारत जैसे देश के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर साबित हो, ठीक है। यह सही है कि देर सवेर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से बहाल करना होगा, पर केंद्र में बैठे नेताओं को इतिहास से सबक लेते हुए ध्यान रखना होगा कि वे सही लोगों को सूबे की राजनीति में आगे बढ़ाएं। जब राजनीतिक प्रक्रियाएं बहाल होंगी तब केंद्र को यह ध्यान रखना होगा कि वैसे राजनीतिक अलगाववादी और व्यापारी गठजोड़ फिर जड़ें न जमा पाएं जिन्होंने 70 वर्षों तक कश्मीर को जलाया। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कश्मीर में जड़ जमा चुके कट्टरपंथी संगठनों द्वारा संचालित मस्जिदों और मदरसों का पारदर्शी प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग निकले हैं, और जो तमाम तरह की जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, या फिर SIT जो गठित की गई थी उनके लिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है, उन्होंने तमाम तरह के जो खुलासे किए हैं कि कई मदरसे ऐसे हैं जिनका उद्देश्य ही गलत है, जो बच्चों को ब्रेन वॉश करके भारत विरोधी छवि विकसित करते हैं, भारत की बर्बादी जैसी कहानियाँ सुनाकर, उन्हें गुमराह करके, अपने रिलीजन का हवाला देकर उन्हें एक सुसाइडल बम की तरह तैयार करते हैं। इसलिए दोस्तों उन्हें अपने जीवन से ज़्यादा अपने धर्म के प्रति लगाव हो जाता है, और कहीं भी बम बांध के फेंक दिए जाते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यदि आपका बच्चा मदरसे में जा रहा है या स्कूल में जा रहा है तो एक बार आप केयर ज़रूर करिएगा कि मेरे बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है, हमारे बच्चों का बिहेवियर कैसा है, किस तरह से बातचीत कर रहा है, और जब आप बातचीत करें तो किस बात को प्रमुखता दे रहा है, इस पे आप अवश्य ध्यान देने। तो एक बार बच्चा अगर फंसा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसके बिना संभव ही नहीं कि कश्मीरी युवाओं के दिमाग में आतंकवाद के बीज बोए जाने बाद किए जा सके। हाल ही में कई आतंकियों के मारे जाने पर यह स्थिति बनी है कि श्रीनगर का कोई युवा फिलहाल किसी आतंकी संगठन में सक्रिय नहीं बचा। यह स्थिति बनी रहे इसलिए ज़रूरी है कि कट्टरपंथी धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर सतत कार्रवाई हो। यह वक्त गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर भी ध्यान देने का है। अब जो विषय है, अब देखिए क्या आया है। अभी मैं बात कर रहा था कि ऐसा कौन सा विषय है जो आज भी हमारे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है और जो एक्चुअल में भारत का है, पर भारत का होने के बाद भी कुछ अन्य देश उस पर अपनी प्रभुसत्ता जमाए बैठे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका हनन कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सबको पता है। वैश्विक मंचों पे तमाम तरह के लोगों के द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। फिर भी देखिए, आपका सहयोग मदद तभी करेगा ना जब आप खुद, आपका जब परिवार आपका साथ नहीं देगा तो फिर वही भारत जैसा देश जब तक नहीं करेगा। पर अब भारत जैसा देश, मुझे लगता है कि अगला कदम उसी के लिए होगा। जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद भारत सरकार द्वारा जारी मानचित्र में अब गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख का भाग है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक मानचित्र जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, सब देशों के बीच खलबली मच गई कि जो POK, जिसे आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ऑक्युपाइड का मतलब होता है दोस्तों कब्जा, मतलब जो भारतीय क्षेत्र जिसने पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा उसे POK कहते हैं। तो दोस्तों तकरीबन वहाँ पे 24 विधानसभा सीट है और ये बहुत बड़ा मामला है। और हमेशा देखते हैं वहाँ पे आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं और वो वहाँ के लोग कहते हैं कि हम भारत जैसे देश के अंग हैं। हमें पाकिस्तान जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिल्यूशन करता है, जिस तरह से हमें मानसिक यातनाएं और शारीरिक यातनाएं देता है, हमारी बहू बच्चियों के साथ आए दिन मतलब मोलेस्टेशन का जो केस होता है, रेप का केस होता है, यदि हमें बचाना चाहता है तो भारत जैसा देश इस पर पहले कार्रवाई करें। अनुच्छेद 370 खत्म और भारत की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ने पाक और चीन दोनों को चौंकाया था। इस समय चीनी सेना भारत को दबाव में लेकर यह दिखाना चाहती है कि जो क्रिया से किया, अब इससे आगे गिलगिट बाल्टिस्तान की ओर बढ़ने की न सोचें। इस रणनीति के तहत चीन ने सिर्फ लद्दाख में तनाव पैदा किया, बल्कि लिपुलेख दर्रे से लेकर सिक्किम भूटान तक भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए मौसम भविष्यवाणी जारी कर देना भर काफ़ी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हम अगर आप पाक के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान और चीन द्वारा वहाँ के संसाधनों की लूट और पाक फौज द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को लेकर वाकई में गंभीर है, तो हमें वहाँ के लोगों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देना चाहिए ताकि वे अपनी आवाज़ उठा सके। हाल ही में आगल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में आरक्षित 2 सीटों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो अभी जो पहले होता था लोकसभा में आरक्षित 2 सीटों की व्यवस्था थी, वो दोस्तों समाप्त कर दी गई है। अब यहाँ पे जो गंभीर विषय है, आप देख सकते हैं कि जो लिपुलेख काला पानी या लिम्पियाधुरा जैसी जो घटनाएं थीं, जिसे नेपाल जैसे देश ने अपने संसद में पास करने के बाद कहा कि ये जो भारतीय क्षेत्र हों एक्चुअल में नेपाल के क्षेत्र हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ठीक, उसके बाद तनाव पैदा किया चाइना जैसे देश ने, जो गलवान घाटी है उसको लेकर। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक कंस्पिरेसी रची गई है कि ये जो पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल, और इसमें पूरी तरह से जो इन्वॉल्व है चाइना है और नेपाल और पाकिस्तान है। ये लोग ऐसा कह रहे थे कि यदि तुम ऐसी मानसिकता रखते हो तो हम भी आगे आएंगे। और ये लोगों का जो उद्देश्य था दोस्तों, एक तरह से विवाद बढ़ाना ही था। ठीक है, कि भारत जैसा देश अगली बार इन क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग की जानकारी ना दे। यह विचारणीय विषय है कि 7 दशक तक अगर हम ब्रिटिश शासन के चलते एक बहुत छोटे समुदाय की लोकसभा में प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, तो भला पाक के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को प्रतिनिधि क्यों नहीं देना चाहिए, जिन्हें हमारी संसद सर्वसम्मति भारत का अभिन्न अंग
घोषित कर चुकी है। अगर लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के प्रतिनिधि नामित करने का प्रावधान किए जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इससे चीन को भी यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत सैन्य दबाव के चलते अपनी नीति की दिशा बदलने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।